ओके कल हमने यूनिट नंबर 2 जो है मतलब चैप्टर नंबर 2 उसकी हमने शुरुआत की थी और हमने मेमोरेंडम आर्टिकल, आवाज कम करना, मेमोरेंडम आर्टिकल, मेमोरेंडम का कंटेंट, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी सेक्शन नंबर 3, उसी के बारे में हमने बहुत सारी चर्चा करी थी। अब आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं आगे। सबसे पहली बात तो हम लोग करने वाले हैं सेक्शन नंबर 5 विच इज टॉकिंग अबाउट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। देखो जहां पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का चार्टर है जिसमें लिखा गया है कंपनी का नाम और कंपनी का काम। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर द बायलॉज ऑफ द कंपनी, मतलब यही काम को हम करेंगे कैसे ये लिखा होता है कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है, अब आप अगर चाहो आपके आर्टिकल्स को कर सकते हो एंट्रेंच। व्हाट डू यू मीन बाय एंट्रेंच? एंट्रेंच मतलब आपने आपके आर्टिकल्स को बनाया है अ लिटिल स्ट्रिक्टर, स्ट्रिक्टर एज कंपेयर टू द कंपनीज एक्ट, जहां तक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की बात है। यही एंट्रेंचमेंट के बारे में भी इसी सेक्शन नंबर 5 में दिया हुआ है। अब देखो, जब कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती है ना, इनकॉर्पोरेशन के वक्त कंपनीज जो होती है वो सबमिट करती है मेमोरेंडम एज वेल एज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो उसी वक्त जब आप आर्टिकल्स सबमिट कर रहे हो उसी दौरान आप क्या कर सकते हो, ऐसे आर्टिकल्स बना सकते हो जो एंट्रेंच्ड है। तो ओरिजिनली जब आपने आर्टिकल सबमिट किया वो स्ट्रिक्टर थे एज कंपेयर टू द कंपनीज एक्ट। बट नाउ अगर आप चाहो, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद भी आपका जब मन करे आप अपने आर्टिकल्स को कर सकते हो एंट्रेंच। बट अब अगर एग्जिस्टिंग कंपनीज वांट टू एंट्रेंच देयर आर्टिकल्स, नाउ इफ दिस एग्जिस्टिंग कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी, private company will require the consent of all the members and public company requires to pass a special resolution, जिसके बाद क्या होगा, आपके आर्टिकल्स हो जाते हैं एंट्रेंच। अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो देखो वापस से, कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है ओरिजिनली क्या अपने आर्टिकल्स को कर सकती है एंट्रेंच? यस। एग्जिस्टिंग कंपनीज भी क्या एंट्रेंच कर सकती है, बट एग्जिस्टिंग कंपनीज अगर प्राइवेट कंपनी है दे नीड टू टेक द अप्रूवल ऑफ ऑल द मेंबर्स फॉर गोइंग फॉर एन एंट्रेंचमेंट, एंड इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी यू नीड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। ये छोटा सा समरी है बट बहुत ही एफिशिएंट समरी है। आप अगर चाहते हो आप लिख दो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, या जैसे आपका मर्जी है वैसा। 1 मिनट का समय देती हूं, फटाफट लिख लो ये विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। डन?
तो सेक्शन 5 में यही सबसे इंपॉर्टेंट बात थी एंड दैट वाज रिलेटिंग टू एंट्रेंचमेंट. वर्चुअल स्टूडेंट सुनो ना, आज आप एप्लीकेशन पे चैट मत करो. टेलीग्राम ग्रुप को मैं ऑन कर रही हूँ, वहीं पे हम लोग चैट कर रहे हैं. द ग्रुप इज ऑन ओनली बिकॉज आई डोंट हैव द टैब विथ मी. आई डोंट नो वेयर दे हैव टेकन इट. तो मैं बात ही नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों से. हाँ लिखा है क्या? उनको लगा ही था. चेक. कब से आवाज नहीं आ रही है? चेक चेक चेक. हाँ तो अभी बोला ना मैंने. उसका मैसेज कितने बजे आया है? हेमंत आवाज नहीं आ रही है वर्चुअल बच्चों को यार. तूने टैब भी नहीं दिया है. आवाज नहीं आ रही है वर्चुअल बच्चों को. बच्चों का मैसेज आया है, साउंड नहीं है. मुस्कान का मैसेज आया है, नो साउंड. तो इसने आवाज कम करी थी, चेक कर दो. मैंने क्लासरूम की आवाज कम करने बोली थी. नहीं आवाज आ रही है. डर गई मैं. मुस्कान आपका इंटरनेट चेक कीजिए. रोस्ट कर दिया आपने हमको. चलो ठीक है. ओके. So that is all about section number 5, articles of association. देखो 3 फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा है, 4 मेमोरेंडम के बारे में बात कर रहा है और 5 आर्टिकल्स के बारे में बात कर रहा है. फिर देखो ये मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़ा ना तो ये डॉक्ट्रिन आ ही जाता है. सबसे पहले तो हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स है. ओके देखो अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड एंड वायर्स मतलब पावर्स. ओके कोई भी काम जो कंपनी ने किया है विच इज बियॉन्ड द मेमोरेंडम का ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब बियॉन्ड इट्स पावर्स, माना जाता है ये काम जो है इट इज वॉइड एब इनिशियो. उसका लीगल इफेक्ट ऐसा रहेगा कि ये ट्रांजैक्शन रहेगा नल. कैसा रहेगा ट्रांजैक्शन? नल. इनफैक्ट लॉ मेकर्स तो ये भी कहते हैं ये ट्रांजैक्शन अगर नल है, कानून के आंखों से देखो ये ट्रांजैक्शन नल है मतलब इसका 0 इंपैक्ट है. अगर ये ट्रांजैक्शन कभी हुआ ही नहीं है, क्या ये ट्रांजैक्शन का कभी रैटिफिकेशन हो सकता है? रैटिफाई करना मतलब सब्सिक्वेंट अप्रूवल देना. जो ट्रांजैक्शन कभी हुआ ही नहीं है उसका अप्रूवल भी हम कभी नहीं दे सकते. ओके एंड द डायरेक्टर्स आर पर्सनली लायबल फॉर सच ट्रांजैक्शंस. हु आर लायबल? डायरेक्टर्स आर पर्सनली लायबल. बट अगर ये ट्रांजैक्शन अभी तक हुआ नहीं है, आप करने जा रहे हो ये ट्रांजैक्शन, आप क्या कर सकते हो? यू कैन गो टू द कोर्ट एंड ग्रांट फॉर एन इंजंक्शन ऑर्डर. इंजंक्शन ऑर्डर मतलब अ स्टे ऑर्डर. ओके सो दैट इज अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स. कंपनी वही काम कर सकती है which are within the object clause. हमने एक केस भी देखा था एशबेरी रेलवे कैरेज वर्सेस रिची का केस, जहां पे कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा था कंपनी विल बी डूइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग. मतलब द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी इज टू सेल, रेंट, लीज रेलवे वेगन्स एंड कैरेजेस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर कॉन्ट्रैक्ट्स. और अब प्रपोज किया ये कंपनी ने कुछ फाइनेंस देने के लिए टू मिस्टर रिची. सवाल ये उठता है एंड अदर कॉन्ट्रैक्ट्स में फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडेड हो गए या नहीं हो गए? हो गए या नहीं हो गए? नहीं हो गए. एक बार जोरदार तालियां सागर के लिए. क्या बात है, ऑसम सागर, छुपा रुस्तम निकला तू तो देखो मैं आपको बता दी इसने सही जवाब दिया है. आप लोग थोड़ा शर्म करो. वर्चुअल कुछ ने तो कुछ जवाब ही नहीं दिया है. अच्छा बेटा सुनो मेरी बात, यहां पे जब आप रीड करते हो ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये जो है ना एंड अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये अकेले में रीड नहीं कर सकते हो.
इट हैज टू बी रेड विद द वर्ड्स यूज्ड इन द सेंटेंस अर्लियर. तो ये एंड अदर कॉन्ट्रैक्ट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट से ही जुड़े हुए होना जरूरी है. समझ रहे हो आप? ओके तो इसीलिए फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स इज नॉट गोइंग टू कम इन द स्कोप ऑफ द मेमोरेंडम का ऑब्जेक्ट क्लॉज. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा, नल हो जाएगा इसका इफेक्ट, वॉइड एब इनिशियो. ओके तो देखो अगर मैं कहती हूं जैसे कि आई हैव अ किटन, अ पपी एंड अदर एनिमल्स इन माई हाउस, तो एंड अदर एनिमल्स में क्या शेर होगा? बोलो ना. एलिगेटर होगा? क्या होगा एंड अदर में? अच्छा फार्म हाउस पे गाय हो सकती है, ठीक है. और कोई आपको फिशेस हो सकती है, टर्टल हो सकता है, रैबिट हो सकता है, ठीक है, गाय भी हो सकती है. अग्रीड. अब देखो गाय इज अ फार्म एनिमल, नॉट अ पेट एनिमल. गाय को पेट की तरह नहीं रखते बेटा. कैसे व्हायचं? जो भी एटलीस्ट ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स तो नहीं हो गए ना. क्यों नहीं हो गए? एंड अदर एनिमल्स, शेर भी एनिमल ही है. हाँ बट देखो एग्जैक्टली ये आपने कैसे समझा? थ्रू द वर्ड्स विच वाज यूज्ड प्रायर इन द सेंटेंस. आप सिर्फ एंड अदर एनिमल्स को अकेले में नहीं पढ़ सकते. आज सबको चाय पिलाती हूं मैं. एंड अदर एनिमल्स को आपको साथ में रीड करना होगा विद द वर्ड्स विच वर यूज्ड प्रायर टू इट. गॉट इट माय डियर स्टूडेंट्स? ओके तो ऐसे करके अगर ये कंपनी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती है, इट कैन नॉट कम विद इन द स्कोप ऑफ अदर कॉन्ट्रैक्ट्स. अदर कॉन्ट्रैक्ट्स विल ओनली बी रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके ठीक है. फिर एक हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. इफ एक्ट इज अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर्स ओनली, शेयर होल्डर्स कैन रैटिफाई इट. देखो हमने अभी जो पढ़ा है ना, हमने पढ़ा है कंपनी ने ऐसा कुछ काम किया है जो अल्ट्रा वायर्स है मेमोरेंडम का ऑब्जेक्ट क्लॉज. हर कंपनी का मेमोरेंडम होता है, मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखा है. कंपनी वही काम कर सकती है विच इज विद इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज. और कंपनी ने अगर कोई भी काम किया है जो ऑब्जेक्ट क्लॉज की बियॉन्ड है, इट्स अल्ट्रा वायर्स. जैसे कि एसपीसी का ऑब्जेक्ट क्लॉज है टू प्रोवाइड कोचिंग फैसिलिटीज टू सीए स्टूडेंट्स. कल जाके हम लोग एसपीसी के नाम पे से 1000 बियर बॉटल खरीद लेते हैं. चलो कल रिजल्ट आया था, सबसे ज्यादा बच्चों को जरूरत है, ये भी पास हुए तो ठीक है मिठाई, नहीं तो भी बियर, ना पास हुए तो भी गम बियर. हमने क्या कर दिया? बियर बेचना चालू कर दिया. बताओ क्या ये हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज के विदिन है? क्या हम ये काम कर सकते हैं इन द नेम ऑफ एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड? तो अब ऐसे केस में ये ट्रांजैक्शन क्या होगा? अल्ट्रा वायर्स. इट्स नल, वर्ड एब इनिशियो, डायरेक्टर्स विल बी पर्सनली लायबल. बट यहां पे लास्ट पॉइंट जो है आपके चार्ट नंबर 2.4 में, ये कहता है डायरेक्टर्स ने ऐसा कुछ काम किया है जो उनके पावर्स के बियॉन्ड था, बट इट इज विद इन द कंपनी का पावर. तो यहां पे वी आर नॉट गोइंग बियॉन्ड द मेमोरेंडम. देखो हर डायरेक्टर इवेंचुअली कंपनी का एजेंट है, ये याद रखो आप. डायरेक्टर्स अलग, कंपनी अलग. डायरेक्टर्स सिर्फ कंपनी के बिहाफ पे काम करने वाले बंदे हैं, वो अलग है कंपनी के कंपैरिजन में. तो एज अ डायरेक्टर ऑल्सो यू हैव पावर्स. तो से फॉर एग्जाम्पल पापा डायरेक्टर है एसपीसी के, स्वप्निल सर डायरेक्टर है एसपीसी के. पापा के पास पावर है 10 लाख का चेक इशू करने का. स्वप्निल सर के पास पावर है से फॉर एग्जाम्पल एनी अमाउंट का चेक इशू करने का. बट पापा के पावर लिमिटेड है, 10 लाख तक का ही चेक वो इशू कर सकते हैं. अब पापा ने कोई चेक इशू कर दिया विच वॉज 11 lakhs. तो बेसिकली ये जो चेक इशू किया था से फॉर एग्जाम्पल बुक से रिलेटेड ही था. बुक्स हमने प्रिंटिंग को दी थी, उसका हमारा 6 सब्जेक्ट्स इंटर के, उसके हर सब्जेक्ट की 4-4, 5-5 बुक्स, उसका हमारा ये बिल था. 5000 का सेट मंगवाया था. ठीक है, तो अब 11 लाख का चेक हुआ था. बुक्स जो हम लोग बना रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं,
ये काम इज विद इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ एसपीसी. बट नाउ व्हेन द चेक वाज गिवन, it should have been signed by SP, but it was signed by Papa. It is beyond the power of director, but the act is still within the object clause only. तो यहां पे ये जो 11 लाख का चेक है ना, अगर आप चाहते हो उसको वैलिडेट करवा सकते हो. कैसे वैलिडेट करवा सकते हो? बाय टेकिंग द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स. तो शेयर होल्डर्स, एसपीसी के शेयर होल्डर्स स्वप्निल सर और अंकिता मैम है. स्वप्निल सर ने वो बोल दिया कि ठीक है यार, पापा ही तो है, बुक्स के लिए तो पेमेंट कर रहे हैं, कोई बात नहीं. मैंने भी कह दिया ठीक है, कोई बात नहीं. इवेंचुअली तो वही बैंक अकाउंट से ही चेक जाने वाला है, पैसा तो उसी से डेबिट होने वाला है. तो क्या ही फर्क पड़ता है सर ने साइन किया है या पापा ने. तो अभी अगर शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दे दिया ना, ये ट्रांजैक्शन हो जाता है रैटिफाई. रैटिफाई मतलब अभी हमने सब्सिक्वेंट अप्रूवल दे दिया. जब पापा ने चेक इशू किया था तब पापा के पास पावर नहीं था, बट चेक इशू करने के बाद पावर दिया गया है. तो रैटिफिकेशन तब पॉसिबल है. रिमेंबर, ratification by the shareholders will be possible only if the act is within the object clause of the memorandum. memorandum के बाहर गए ना तो किसी के पास भी पावर नहीं है उसको रैटिफाई करने का. It is straight away void ab initio. It is null in the eyes of law. Okay? No, that will depend. Is it a one-time power or a general power? Depends on the resolution. Okay? Doctrine of indoor management. सुनो, ये indoor management का रूल क्या कहता है? Virtual kids, are you all there? Please give me a thumbs up or just wave your hand. You all are not chatting. मैंने बोला था ग्रुप पे हम लोग चैट कर रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे. तो सुनो ना मेरी बात. इंडोर मैनेजमेंट, इंडोर मैनेजमेंट का रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कोई भी आउटसाइडर जब कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है, कोई भी पर्सन जब कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है, ही इज सपोज टू रीड द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम और आर्टिकल तो बंदे ने रीड करना ही है, इसके ऊपर तो उसके पास कोई चॉइस है ही नहीं. ओके, बट नाउ ये डॉक्ट्रिन कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ऑल्सो नोन एज टर्क्वाइन्स रूल. ये हाँ, बिकॉज दिस रूल केम आफ्टर अ वेरी फेमस केस लॉ, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वाइंड. क्या नाम है? रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वाइंड. ये कहता है एवरी आउटसाइडर जो कंपनी के साथ डील कर रहा है उसको मेमोरेंडम और आर्टिकल तो पढ़ना ही पड़ेगा. बट नाउ ही डज नॉट हैव टू इंक्वायर वेदर द इंटरनल प्रोसीडिंग्स हैव बीन कंप्लाइड विथ और नॉट कंप्लाइड विथ. वो ये अज्यूम कर सकता है कि इंटरनल प्रोसीडिंग्स कंप्लाई हो ही गया होगा, हो ही चुका होगा. ओके, सो बेसिकली इट प्रोटेक्ट्स द आउटसाइडर फ्रॉम द कंपनी, क्योंकि हमने आउटसाइडर को ना थोड़ा सा रिलीफ दे दिया है. कहा है भाई तू बस इतना चेक कर कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो मेमोरेंडम और आर्टिकल के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है. बाकी बाद में इंटरनली क्या हुआ वो आपको देखने की जरूरत नहीं है. हम प्रिज्यूम करेंगे कि कंपनी ने इंटरनल प्रोसीडिंग्स जो भी थे वो तो कंप्लाई करे ही होंगे, तभी तो कंपनी को पावर मिला है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने का. ओके, तो जब यहां पर इस कंपनी ने भी जब बॉन्ड्स इशू किए थे तो हमने अज्यूम किया ही था कि कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया होगा, जिसके बाद ही कंपनी को पावर मिला है बॉन्ड्स इशू करने का. क्योंकि अगर एसआर पास नहीं होता कंपनी भी बॉन्ड्स इशू नहीं कर पाती, है ना. बट देखो, टू एवरी जनरल रूल देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस. तो ये भी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के कुछ एक्सेप्शंस है. कौन से एक्सेप्शंस है? लेट्स चेक इट आउट. सबसे पहली बात तो नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी. ओके, तो आपको पता है जो हो रहा है वो रेगुलर नहीं है, वो गलत है, बट फिर भी आप वो गलत ट्रांजैक्शन एंटर कर रहे हो. आपको पता है दाल में कुछ काला है, फिर भी आप दाल पी रहे हो, तो पेट तो गड़बड़ होगा ही ना. समझ रहे हो या नहीं? वैसे ही यू हैव द नॉलेज कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो इरेगुलर है, बट स्टिल यू आर एंटरिंग इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट. तो बेवकूफ कंपनी नहीं है, बेवकूफ आप हो.
अगर आपको पता है ये ट्रांजैक्शन रेगुलर नहीं है, व्हाई आर यू एंटरिंग इनटू दैट कॉन्ट्रैक्ट? यू शुडंट हैव एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, वी आर वेरी सॉरी, वी विल नॉट प्रोटेक्ट यू. इसीलिए तो ये एक्सेप्शन आ गया ना. एक देखो, जनरल रूल में हमने क्या किया था? हमने कहा था वी विल प्रोटेक्ट द आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी. अब अगर हम एक्सेप्शंस देख रहे हैं, हम कह रहे हैं वी विल प्रोटेक्ट द कंपनी अगेंस्ट द आउटसाइडर. ओके, नेक्स्ट, नेग्लिजेंस. नेग्लिजेंट मतलब केयरलेसली बिहेव करना. ओके, तो बेसिकली आपने जब ट्रांजैक्शन एंटर किया, आपने बहुत केयरलेसली ट्रांजैक्शन एंटर किया विदाउट इवन अप्लाइंग कॉमन सेंस. फॉरगेट अबाउट द नॉर्मल ब्रेन्स. कॉमन सेंस भी आपने अप्लाई नहीं किया. जैसे कि वो डिंशा, ये क्या बोलते हैं, आनंद बिहारी लाल का केस, जहां पे क्या हुआ था, बंदे ने इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटेंट के साथ एंटर कर दिया. आप बताओ, अब एसपीसी की क्लासरूम बेचने का कॉन्ट्रैक्ट आप, हेमंत है ना वो हेमंत, उसके साथ एंटर कर लेते. तो अगले महीने के 1 तारीख को ये सारी क्लासरूम हमारे, और हेमंत को 5 लाख रुपए का टोकन भी दे देते. हेमंत कहता है पक्की बात, अगले महीने 1 तारीख सारी क्लासेस आपकी. आप खुश हो गए, यस, बस अब मैं छू. अब बताओ आप मेरे को, आपके हिसाब से, देखो हंस रहे हो आप, मतलब इसी से समझ में आ रहा है आपको, समझा है कि क्या गलत हुआ है. हाउ कैन सम एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैव द पावर टू सेल द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी? आपको लगता है ऐसा अलाउड है? नहीं अलाउड है. तो ऐसे केस में अगर आप ऐसा कुछ 5 लाख हेमंत को दे देते हो एज अ टोकन, आप सच में बेवकूफ. कुछ नहीं हो सकता बेटा आपका, है ना. हम इस केस में आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, इस केस में कंपनी को हम करेंगे प्रोटेक्ट. यहां पे आपने नेग्लिजेंटली बिहेव किया है. नेग्लिजेंटली म्हणजे काय? केयरलेसली, विदाउट अप्लाइंग प्रूडेंस. प्रूडेंस मतलब कॉमन सेंस. ओके, एंड लास्ट इज फॉर्जरी. सो व्हाट अबाउट फॉर्जरी? देखो, फॉर्जरी इज एन एब्सेंस ऑफ कंसेंट. इट्स नॉट इवन इरेगुलर कंसेंट. And no consent, no contract. No consent, no contract. तो अगर किसी डायरेक्टर की सिग्नेचर फॉर्ज वॉर्ज की जाती है, तो ऑब्वियसली बात है यहां पर हम वो डॉक्यूमेंट को वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मान सकते हैं, एंड द कंपनी इज नॉट गोइंग टू बी लायबल फॉर द सेम. ठीक है, तो इसीलिए ये तीनों भी आ जाते हैं एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. ओके, नेक्स्ट, ये 2.5 और ये 2.6 तक आज हम करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, और फिर हम आज कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे. इज इट ओके? कितने चार्ट्स है इस चैप्टर में? 4 बाकी है ना, ये दोनों पकड़ के. हाँ बोलो ना बेटा. हाँ देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स में हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हाँ, हम लोग कंपनी के एंगल से दिख रहे हैं सिर्फ, कि कंपनी वही काम कर सकती है जो उसके मेमोरेंडम के विद इन है. हाँ, तो कंपनी लायबल नहीं होगी. हम तो कह रहे हैं अगर बियॉन्ड द पावर्स एंटर हो गया, डायरेक्टर्स आर पर्सनली लायबल. कंपनी के लिए तो वो ट्रांजैक्शन नल है, क्योंकि कंपनी कठपुतली है. तो देखो ना, एसपीसी के नाम पे अगर 1000 बियर बॉटल हमने खरीदी, एसपीसी ने थोड़ी ना खरीदी है, एसपीसी तो कठपुतली है. इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन. ये कांड किसने किया है? स्वप्निल सर ने. तो अब स्वप्निल सर ने किया, बट अपने पर्सनल पैसे से नहीं, एसपीसी के पैसे से. इसलिए हम कहते हैं स्वप्निल सर इज पर्सनली लायबल अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन के लिए. कंपनी के लिए तो वो ट्रांजैक्शन नल है. ओके, कंपनी के लिए ऐसा माना जाएगा जैसे कि कंपनी के नाम पे ये ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है. और अगर कंपनी के फंड्स एसपी सर ने यूज किए हैं ना, एसपी सर को पर्सनली ये पैसे देने पड़ेंगे टू द कंपनी. ये अल्ट्रा वायर्स बात करता है. अब कंपनी और आउटसाइडर के लिए हमारा इंडोर मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्टिव नोटिस है. ठीक है,
आ जाइए चार्ट नंबर 2.5. कम ऑन गाइस. एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स. देखो एक ट्रायंगल है, समझ लो ऑन योर स्क्रीन. सबसे बेसिक लेवल पे ना हमारे आर्टिकल्स आते हैं, जहां हमने आर्टिकल्स में कंपनी के रूल्स, रेगुलेशंस और बायलॉज के बारे में डिस्कस किया है. आर्टिकल्स के ऊपर हायरार्की में मेमोरेंडम होता है. ओके और हायरार्की वाइज मेमोरेंडम से भी ऊपर हमारा कंपनीज एक्ट आता है. तो एट द टॉप इज द कंपनीज एक्ट. इन शॉर्ट अगर मैं अदर वे राउंड बोलूं, जब कभी भी आप मेमोरेंडम बनाते हो, मेमोरेंडम शुड ऑलवेज बी इन लाइन विद द कंपनीज एक्ट. और जब आप आर्टिकल्स बनाते हो, जो एकदम ग्राउंड लेवल पे है, आर्टिकल्स बनाते वक्त आपको कंपनीज एक्ट एज वेल एज मेमोरेंडम का ख्याल रखना होता है. योर आर्टिकल्स कैन नॉट ओवरराइड मेमोरेंडम. In fact, your articles cannot even override the Companies Act. Companies Act आपको फॉलो करना ही होता है, no matter what. तो अगर कंपनीज एक्ट ने कहा है, अगर कंपनी अपना ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहती है, उसको एसआर पास करना होगा, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट का ऑप्शन देना होगा, तो देना ही होगा. आज इस क्लासरूम में बहुत जोश है ना? अपने आप आ रहा है वो. हाँ तो वो एक्चुअली ऐसे फील हो रहा है कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ. उस वाले क्लासरूम में ना मेरा जो इमोशन और वाइब है ना, वो बीच में ही कहीं खो जा रहा था. सच में ऐसा होता है. दैट एनर्जी एंड वाइब वॉज नॉट, आपकी भी मेरे पास नहीं आ रही थी और मेरी भी आपके पास कनेक्ट ही नहीं हो पा रही थी. इट वॉज जस्ट स्प्रेडिंग अवे. वो अपने इंटर की क्लासेस के लिए ठीक है, अभी जो 15 तारीख से चालू होगा जहाँ पे ऐसे बच्चे ऐसे चिपक चिपक के ऐसे बैठते हैं फास्ट ट्रैक के लिए यही क्लासरूम ठीक है. तो मैं क्या बोल रही थी? हाँ नहीं ट्रायंगल हो गया कि अगर कंपनीज एक्ट में लिखा है कंपनी को अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है तो एसआर पास करना ही होगा. डिसेंटिंग शेयर होल्डर को अगर एग्जिट का ऑप्शन देना ही होगा तो कंपनी को देना ही पड़ेगा. आप मेमोरेंडम में ये नहीं लिख सकते डायरेक्टर्स डिसाइड कर लेंगे और वो जब चाहे ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर सकते हैं. या आर्टिकल्स में भी ऐसी कोई बात आप नहीं लिख सकते कि हम जो है ना डिसेंटिंग शेयर होल्डर को एग्जिट करने का ऑप्शन ही नहीं देंगे, न्यूज़पेपर में कुछ एडवर्टीजमेंट ही नहीं छपाएंगे. ऐसी आप बातें लिख ही नहीं सकते हो आपके आर्टिकल्स और मेमोरेंडम में. हमने तो कहा है आप अगर चाहो आर्टिकल्स को स्ट्रिक्टर बनाओ, बट लीनियंट आप नहीं बना सकते. या आप ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं लिख सकते कि हम ये सेक्शन फॉलो नहीं करेंगे, ये सेक्शन हमको एप्लीकेबल नहीं होगा. नोबडी कैन डिसाइड दैट. लॉ आपके लिए बन चुका है और अगर आप बिजनेस कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी, यू हैव टू फॉलो द कंपनीज एक्ट 2013. दैट्स इट. हाँ अगर एक्ट में लिखा है दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनीज, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ओपीसी, नॉट एप्लीकेबल टू स्मॉल कंपनी, तो बात अलग है, तो फिर आप वो सेक्शन फॉलो मत करो. बट अदरवाइज विच भी एक्ट में लिखा है ना, आप मत फॉलो करो, तो आप एक्ट तो कंप्लाई कर ही रहे हो. The articles and memorandum can never override the Companies Act. Companies Act will all. अच्छा आपने ऐसा कुछ लिख भी दिया जिससे आपके आर्टिकल्स ना कंपनीज एक्ट को ओवरराइड कर रहे हैं, तो कानून कहता है वो प्रोविजन नल है और वही फॉलो करो जो एक्ट में लिखा गया है. तो जो भी एक्ट में लिखा है वो फिक्स है, आप उसको आर्टिकल्स या मेमोरेंडम के द्वारा चेंज नहीं कर सकते. दैट इज अबाउट सेक्शन नंबर 6. ओके नेक्स्ट सेक्शन नंबर 7 विच इज रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. ये भी सब जो है ना, ये इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी फाउंडेशन लेवल पे कराया था. इंस्टीट्यूट शुड नॉट आस्क दिस अगेन इन इंटर यार. बच्चों को अननेसेसरी पढ़ना भी पड़ता है, वो टेंशन भी रहता है, और उसके ऊपर नॉलेज ऑलरेडी चेक किया है, तो फिर वाई अगेन यार, ऐसा लगता है. मेरे पास एक बना हुआ है इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड चार्ट.
इसमें सिर्फ समरी दी है बट मैंने ऊपर कि पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। एक मैंने बनाया है जिसमें हाँ स्पाइस प्लस ही है अभी, तो LLP का है। एक मिनट, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये देखो, ये ट्रायंगल की बात कर रही थी मैं। कि सबसे एपेक्स में, एकदम टॉप में हमारा एक्ट है। एक्ट के ही हिसाब से मेमोरेंडम बनाना पड़ता है, और एक्ट और मेमोरेंडम दोनों के हिसाब से आर्टिकल्स बनाने पड़ते हैं। तो अगर एक्ट में दिया है अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटर को मैक्सिमम 5% दे सकते हैं। आप आर्टिकल्स में ये नहीं लिख सकते हो कि मैं मेरे अंडर राइटर को 60% कमीशन दूंगा। अगर आपने ऐसा कुछ प्रोविजन लिखा भी है, इसको नल माना जाएगा। नल, इट्स वॉइड एब इनिशियो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वर्ड। आप दे पाओगे 5% ही, उससे ज्यादा परसेंटेज आप अंडर राइटिंग कमीशन की तरह लीगली नहीं दे सकते। ओके हाँ ये रहा। तो इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड सुनो ना मेरी बात। राइट नाउ वी हैव स्पाइस प्लस, ठीक है। स्पाइस इज मसाला, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब थ्रू द ई फॉर्मेट। अब फिजिकली आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। योर्स कन्वीनियंस, योर प्लेस, योर टाइम। आप डॉक्यूमेंट्स भर के सबमिट कर दो और कंपनी का COI आपके हाथों में आ जाता। ओके, यही स्पाइस प्लस के दो पार्ट्स है, पार्ट A एंड पार्ट B। कल हमने बात की थी सेक्शन 4 में कि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने के पहले यू आर सपोज टू रिजर्व योर कंपनीज नेम। याद है? हाँ, और कंपनी इनकॉर्पोरेट करते वक्त आपका नाम रिजर्व होता है फॉर अ पीरियड ऑफ 20 डेज। क्या तुम्हें याद है? नाम कितने दिनों के लिए रिजर्व होता है? 20 डेज के लिए। तो ये नाम आप रिजर्व करते हो पार्ट A में ऑफ स्पाइस प्लस। अर्लियर इट वाज स्पाइस, राइट नाउ इट इज स्पाइस प्लस। तो आप क्या करते हो? पार्ट A में करते हो कंपनी का नाम रिजर्व, और ये 20 दिनों में आपका नाम रिजर्व रहता है। ठीक है, नाम रिजर्व करते वक्त भी आप दो नाम प्रपोज करते हो। फर्स्ट नाम वो नाम होता है जो आप चाहते हो सबसे ज्यादा, वो अगर अवेलेबल ना रहा तो आपका दूसरा नाम जो है वो रिजर्व किया जाता है ऑन प्रायोरिटी बेसिस। ठीक है, तो 1 इज हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड सेकंड इज इफ नॉट दैट देन एटलीस्ट दिस नेम यू रिजर्व इट फॉर अस। 20 दिनों के लिए आपके कंपनी का नाम होता है रिजर्व। ओके, नाउ जब तक एक साइड पे आपका नाम रिजर्व्ड है, दूसरे साइड पे आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो भरने पड़ते हैं। ओके, तो पार्ट B में आप भरते हो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स। कौन से सारे डॉक्यूमेंट्स आप भरते हो? सबसे पहली बात तो आप भरते हो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ओके, फर्स्ट 2 डॉक्यूमेंट्स इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो देखो, सबसे पहले हमने नाम रिजर्व कर लिया स्पाइस प्लस का पार्ट A के द्वारा। एक बार हमने नाम रिजर्व कर दिया, इन्हीं 20 दिनों के द्वारा, इन्हीं 20 दिनों के अंदर आप देने वाले हो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स। कौन से डॉक्यूमेंट्स? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। फिर मतलब हमारा महुआ और अहुआ जो हमने कल और आज में डिस्कस किया है। ठीक है, इसलिए पहले ये सेक्शन 4 और 5 आता है और बाद में 7 आता है ना, और बीच में 6 है जो कहता है भाई मेमोरेंडम और आर्टिकल को इज्जत दे दी 4 और 5 में, बट उनकी इज्जत और औकात कितनी है देख ला, एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता है, वो कहता है सेक्शन नंबर 6।
और सेक्शन 7 कहता है कि अभी चलो हम लोग ये तो जान दिए सेक्शन 3 में कि 1, 2 या 7 लोग मिलकर कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, बट करेगी कैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट ये बताया गया है सेक्शन नंबर 7 में। ठीक है, तो पहली बात तो आप मेमोरेंडम और आर्टिकल्स जो है वो सबमिट करते हो। ठीक है, अलॉन्ग विथ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स यू गिव द पर्टिकुलर्स ऑफ द फर्स्ट सब्सक्राइबर्स एंड पर्टिकुलर्स ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स। You give the details relating to the particulars of first subscribers and particulars of the first directors. क्या particulars आप देते हो? उनका नाम, उनका सरनेम, उनका एड्रेस, नेशनैलिटी, ओके, आइडेंटिटी प्रूफ, यही सारी डिटेल्स आप देते हो ऑफ द पर्टिकुलर्स ऑल्सो। और डायरेक्टर्स में भी यही सारी डिटेल्स देते हो। एक एडिशनल होता है डिन, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। Along with that, you also take the consent of the first directors. Directors की position is of high responsibility. Okay, they are into the management. The day-to-day affairs of the company is managed by the directors, and that is why you also take the consent of the first directors. Then you give a declaration. कौन देता है ये declaration? First subscribers and the first directors. कि हमने कोई भी फ्रॉड नहीं किया है, हम चोर नहीं हैं, हमने कोई भी चोरी नहीं की है। देयर वाज नो फ्रॉड विच वाज कमिटेड बाय अस इन रिलेटिंग टू मैनेजमेंट, फॉर्मेशन और प्रमोशन ऑफ द कंपनी। ओके, ये डिक्लेरेशन हमारे फर्स्ट सब्सक्राइबर्स भी देते हैं और फर्स्ट डायरेक्टर्स भी देते हैं। अलॉन्ग विद दैट देयर इज अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। क्या डिक्लेरेशन? कि एक्ट में जो भी रिक्वायरमेंट्स है ना, जो हमें कंप्लाई करनी चाहिए कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, वो हमने कंप्लाई करी है। अब देखो, ऐसा डिक्लेरेशन कौन दे पाएगा? ऐसा ही व्यक्ति दे पाएगा जो लॉ का एक्सपर्ट है, क्योंकि आप डिक्लेयर क्या कर रहे हो? कानून में जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमने पूरी करी है। तो ये डिक्लेरेशन देता है कोई सीए, सीएस, सीएमए या तो एडवोकेट, और इसके साथ साथ कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी ये डिक्लेरेशन देता है। एंड द लास्ट डॉक्यूमेंट इज द एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस। अभी तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, अभी तक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है। इस बीच अगर हमें कंपनी से बात करनी है, हम कौन से पते पे करेंगे? सो यू आर गिविंग दिस एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप सबमिट करते हो एंड दे आर करेक्ट, then the ROC grants you a certificate of incorporation. शगुन के 11 रुपए आपको दिए जाते हैं कोई भी शुभ काम करने के पहले। INC 11 सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसमें कंपनी का नाम, उसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड द सिन। हर कंपनी का अपना एक सिन होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। जैसे अपना आधार कार्ड है, मेरा आधार कार्ड नंबर कुछ अलग है, आपका कुछ अलग है, इसका कुछ और है, इसका कुछ और ही है। वैसे ही हर कंपनी, 15 लाख से भी ज्यादा कंपनीज है इंडिया में, उनका हम अलग अलग सिन बनाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंपनी प्राइवेट है, पब्लिक है, लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, क्या काम कर रही है कंपनी, उसका कोड रहता है। ओके, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 21 डिजिट्स, अल्फा न्यूमेरिक सिन मिलता है आपको। ठीक है, सिन लिखा होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में। ठीक है, और यही इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिजर्व करके रखते हो टिल द कंपनी इज डिसॉल्व। देखो, ऐसा कुछ सिन होता है, ये इन्फोसिस का सिन है, उसका लिस्टिंग स्टेटस, उसका इंडस्ट्री कोड, स्टेट कोड, ओनरशिप टाइप, रजिस्ट्रेशन नंबर, इनकॉर्पोरेशन का ईयर। सो आप देखोगे 21 डिजिट्स हो गई है। दिस सिन इज रिटन ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कल जाके आपने कोई भी डॉक्यूमेंट पता चला सबमिट किया है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के वक्त जो फॉल्स है, तो कंपनी हैज सबमिटेड फॉल्स इंफॉर्मेशन और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, या तो उसने मटेरियल फैक्ट को छुपाया है, कंसील किया है। ओके, तो ऐसे केस में वो पर्सन तो 447 के अंदर लायबल रहेगा। प्लस अगर ट्रिब्यूनल को लगे, इट मे पास एन ऑर्डर जहां पे हम मेंबर्स की लायबिलिटी कर देंगे अनलिमिटेड, या तो फिर वी कैन रिमूव द नेम ऑफ द कंपनी
from the registrar of companies, or we may also pass an order for winding up, क्योंकि आपकी जो नींव थी वही झूठी थी, तो we cannot bear it, we will directly pass an order for winding up. या तो sometimes when the tribunal is lenient we might also change the management, क्योंकि कंपनी बंद करना is not always the ultimate solution. समझो आप, क्योंकि डायरेक्टर्स के अलावा शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, एम्प्लॉइज, क्रेडिटर्स, एवरीवन इज गेटिंग अफेक्टेड. तो किसी एक की गलती के लिए सबको क्यों सजा देना? ओके, सो दैट इज व्हाई वी ईदर चेंज द मैनेजमेंट. देखो सत्यम में कितना बड़ा कांड हुआ, कितना बड़ा यार, फिर भी कंपनी बंद नहीं करे. यस, टेक महिंद्रा ने उसको ओवरटेक कर लिया. सो बेसिकली वी जस्ट चेंज द मैनेजमेंट इन शॉर्ट. By this transaction we've changed the management, है ना. तो समझो आप बात को, कंपनी का वाइंडिंग आपका ऑर्डर पास करना इज नॉट ऑलवेज, मतलब जैसे धोखा दे दे, मार दो इसको, खत्म कर दो इसको, ये हमेशा सोल्यूशन नहीं होता है. वी हैव टू टेक एंड लुक इनटू मीन्स विच इज यू नो द मिड वे, ताकि अदर पीपल ऑल्सो आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय द सेम. ठीक है, सो दैट इज अबाउट सेक्शन नंबर 7. ये समरी लिखना चाहते हो आप? फोटो 2 हिस्सों में लेने पड़ेगा फिर. ये 2 मिनट दूर लिखते हो, लिखो फिर जल्दी से. इंटरनेट चलाओ क्या? गाने ऑक्सकॉर्ड देना, ऑक्सकॉर्ड. ऑक्सफोर्ड है क्या इधर? अच्छा ठीक है. क्या हुआ? हाँ ना, इधर ही लगा रही हूँ मैं, ऑक्सफोर्ड नहीं है. कौन सा गाना लगाओ? लेटेस्ट में कोई है अच्छा गाना? हाँ, ओह सॉरी, अभी तुम बोल रहे, उसको बोल रहे हो, तुम मुझे बोलना चाहिए ना. मैम स्क्रीन ही नहीं चालू है. लिखो. बेसिकली जैसे अपन बोलते ना, कोई पिक्चर है तो हाँ, सिंघम रिटर्न्स या 2.0, तो अर्लियर इट वाज, नहीं नहीं, अब इलेक्ट्रॉनिक था, 2015 से ये इलेक्ट्रॉनिक है, बट इसको और इंटीग्रेट किया हुआ है हमने, जहाँ पे 3 डायरेक्टर्स भी जो है जिनके पास दिन नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं.
तो ऐसी कुछ टेक्निकल चीज़ें उन्होंने ऐड की है, इसलिए वो नेक्स्ट वर्जन है, इसलिए स्पाइस प्लस। अब ये अभी तक नहीं हुआ तुम्हारा लिख के? वही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि गाना भी खत्म होता है, इसका फोटो लो जल्दी से। गाना खत्म हो गया। देखो, सुनो ना। हाँ, क्या हुआ? और स्क्रॉल अप करना है? मुझे सिन 21 डिजिट मैंने एक्सप्लेन किया है, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू रेलिवेंट नहीं है, तो वो मैं फास्ट ट्रैक बैच में नहीं कवर करवाने वाली। इतना ही है बस। हाँ देखो, मैं आपको बोलती हूँ, वाइंडिंग अप इज अ बिग प्रोसेस, जिसका वन ऑफ द स्टेप्स इज यूर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम। यूजुअली जब कंपनी जस्ट इनकॉर्पोरेट हुई है, एक मैं आपको बताती हूँ, कंपनी जब कोमा में होती है ना, कोमा में, तो हम उसको कहते हैं कि वी आर रिमूविंग द नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। बट इंसान अगर कोमा में है, वी स्टिल हैव होप्स दैट ही माइट रिवाइव बैक। बट जब हम कंपनी का गला घोट के ही उसका कत्ल कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप इज द लास्ट थिंग दैट कैन हैपन, ऐसा। तो यूजुअली जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, नया नया बिजनेस है, कुछ किए नहीं है ट्रांजैक्शंस, तब हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं, स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं। बट जब कंपनी का सारा पसारा हो चुका है, एसेट्स आ चुके हैं, लाइबिलिटीज इनकर हो चुके हैं, सब कुछ हमने जैसे अनपैकिंग कर लिया है सारा सामान, तो अब हमें सब कुछ वाइंड अप करना है, तो फिर वो वाइंडिंग अप प्रोसेस है। बट बैग वैसी की वैसी है, तो हम उसको बोल रहे भाई साइड लाइन हो जा थोड़े टाइम के लिए। रिवाइव हो सकते हैं, फ्यू इयर्स का टाइम पीरियड है, कुछ कंडीशंस है, लॉ का प्रोसीजर है, पॉसिबल है। तो वही मैं कह रही हूँ ना, कोमा में है। पिछले 5 सालों में यू आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी फ्रॉड रिलेटिंग टू फॉर्मेशन, मैनेजमेंट और प्रमोशन ऑफ द कंपनी। मतलब 5 साल अगर हो गए, तो फिर यू कैन इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। ऐसा नहीं है कि आज पाप किया है तो जिंदगी भर मतलब आप कैरेक्टरलेस ही हो गए। 5 साल हम देखेंगे भाई और किसी को धोखा दिया है या नहीं, उसके बाद आपको अलाउ करेंगे, मौका देंगे। ठीक है। सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट एक कैटेगरी में है, इनमें से कोई एक साइन करेगा और दूसरी सिग्नेचर लेके किसी डायरेक्टर का, मैनेजर का या सेक्रेटरी का। हो गया क्या?
कितना टाइम ले रहे तुम लोग? तो बोलना होता है हो गया मैम, डन. ओके, तो हमारा ये वाला चार्ट भी हो चुका है कंप्लीट. चेक. मेरे को कल सिर्फ एक याद कराना, इधर नहीं है ना, सेक्शन 3A नहीं है क्या? है क्या मेंबर सेवरली लायबल? मेरे को सिर्फ याद कराना, कल मैं कराऊंगी सेक्शन 3A. अभी मैं क्या कराती हूँ ना, ये सेक्शन नंबर 9 और 10 करा लेती हूँ, 9 और 10. ठीक है, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं मुझे. तो कल हमारा 3A होगा. चल 10A भी आज ही करवा लेती हूँ, क्योंकि 12 को बहुत टाइम लगेगा कल. कल नहीं होगा ये चैप्टर कंप्लीट. ठीक है, जितना टाइम लगना है उतना तो लगना ही है, कुछ नहीं कर सकते उसके लिए. इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन. क्या यार, जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई बस, नाउ अ सेपरेट पर्सन हैज बीन बोर्न इन द आईज ऑफ लॉ. इफेक्ट है ये रजिस्ट्रेशन का. मतलब अब ये पर्सन अपने नाम पे एसेट्स खरीद सकता है, अपने नाम पे लाइबिलिटीज इनकर कर सकता है. इट कैन स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स ओन नेम, जिसका होता है परपेचुअल सक्सेशन, जिसका मेंबर्स या डायरेक्टर्स की लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं. दैट इज सेक्शन नंबर 9. सेक्शन नंबर 10 पे आ जाओ. इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल. वो था इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये है इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल. लेट्स चेक इट आउट. हाँ, ये रहा. जब मेमोरेंडम और आर्टिकल बनता है ना, इट एक्ट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर्स. जैसे कि हर मेंबर ने पर्सनली इस मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को साइन किया है. इट्स एन इफेक्ट. भले ही बंदा साइन नहीं करता है, मैं तो क्या करती हूँ, इन्फोसिस के शेयर्स खरीद लेती हूँ, बेस प्राइस डाल देती हूँ, और मेरे को अगर वो बेस प्राइस टच हो जाता है, आई गेट दो शेयर्स. मैंने रियलिटी में एमओआर एओएस साइन नहीं किया, बट दिस इज एन इफेक्ट. जहां सेक्शन 10 कहता है जैसे ही कंपनी का कोई मेंबर बनता है, ऐसा माना जाएगा कि इस मेंबर ने कंपनी के साथ एंटर किया है एक कॉन्ट्रैक्ट. और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो, आप लोग तो एक्सपर्ट हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो अब यू आर बाइंडेड बाय ऑल द क्लॉजेस दैट इज रिटन इन दैट कॉन्ट्रैक्ट. तो अब सेक्शन 10 का ये इफेक्ट आ जाता है, मेंबर्स आर बाउंड टूवर्ड्स द कंपनी, कंपनी इज बाउंड टूवर्ड्स द मेंबर्स. जो भी बातें मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखी है, कंपनी को अब मेंबर्स की तरफ वो फॉलो करनी ही पड़ेगी. तो जैसे कि अगर मेमोरेंडम में लिखा है, जैसे कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 30 दिनों में ये डिविडेंड पे हो जाएगा, तो अब कंपनी को ये डिविडेंड मेंबर को 30 दिनों में पे करना ही पड़ेगा. अगर मेंबर को 30 दिनों में डिविडेंड नहीं मिला, मेंबर्स कैन स्यू द कंपनी. अदर वे राउंड भी देखते हैं, इवन द मेंबर्स आर बाउंड टुवर्ड्स द कंपनी, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा नहीं होता एक ही पर्सन की जिम्मेदारी, इट्स म्यूचुअल रिलेशनशिप. तो अब ऐसे केस में मेरे को भी राइट्स मिलते हैं और मेरी जिम्मेदारी भी होती है, और कंपनी के भी कुछ राइट्स होते हैं और कंपनी की भी कुछ जिम्मेदारी होती है. मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखा है, अगर कंपनी ने शेयर्स पे कॉल किया है, मेंबर को ये कॉल का अमाउंट 14 दिनों के अंदर डिपॉजिट करना पड़ेगा. कल जाके कंपनी ने जब भी शेयर्स पे कॉल किया है, मुझे 14 दिनों के अंदर ये अमाउंट देना ही पड़ेगा. गॉट इट और नॉट? Yes. So it's a binding relationship between the company and the members. And even the members and the company, दोनों को अपने रोल्स फॉलो करने पड़ेंगे और उनको उनके अधिकार मिल जाएंगे. ठीक है,
सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ सेक्शन नंबर 10. चाहते हो ये आप कुछ लिखना? नहीं ना, ठीक है. सेक्शन 10A is a recently introduced section. Let's check it out. क्या कहता है सेक्शन नंबर 10A? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. ये सेक्शन की भी अलग ही कहानी है. पहले सेक्शन 11 हुआ करता था 2013 में, फिर 11 हटाया गया कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बारे में, फिर कुछ नहीं कहा. फिर उसके बाद हमने सेक्शन मतलब सेक्शन 11 था कि कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट लाओ, फिर सेक्शन 11 को हटाया गया, फिर वापस से सेक्शन 10A को इंट्रोड्यूस किया गया. तो सेक्शन 10A कहता है कंपनी जो है, कंपनी अपना बिजनेस तभी कमेंस कर सकती है, ये चार्ट आप ड्रॉ कर लेना, हाँ, जब उसने दो चीजें फॉलो करी हैं. पहली बात तो दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज कंपनीज विच आर हैविंग शेयर कैपिटल. This section is applicable only for those companies which are having share capital. Okay. अब ये जो कंपनीज है जो शेयर कैपिटल रखती है, ओके, जैसे कि कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल, जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उनको दो चीजें करनी होती है. कंपनी के कौन से दिन से? इनकॉर्पोरेशन के दिन से. सबसे पहले तो दे हैव टू सबमिट INC 20A, ओके, with the ROC within 180 days from incorporation. जैसे ही कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल इनकॉर्पोरेट हुई है, within a period of 180 days they have to submit INC 20A with the ROC. एक साइड पे INC 20A है और दूसरे साइड पे INC 22 है. INC 22 is relating to the verification of the registered office. आप जब कल सेक्शन नंबर 12 पढ़ोगे ना, उसमें भी इसकी हल्की सी झलक है. सेक्शन 12 कहता है, दो चीजें कहता है सेक्शन 12, कि जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, इनकॉर्पोरेशन के 30 दिनों के अंदर यू शुड हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस, और 30 दिनों के अंदर हैविंग के साथ साथ यू शुड ऑल्सो गेट इट वेरीफाइड. तो जैसे कि अगर ऑफिस नंबर 15B SPC का ऑफिस है, हम वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? हमारा जो सेल डीड था वो हम सबमिट कर सकते हैं, या अगर आपने लीज पे लिया है तो आप लीज डीड सबमिट कर सकते हो. तो ऐसे तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, बहुत सारी चीजें होती है जो प्रूफ करता है, वेरीफाई करवाता है कि यही कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है. तो ये वेरिफिकेशन भी आपको करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days from the incorporation of the company, and this verification is done in form number INC 22. ये दोनों बातें करने के बाद ही the company will be allowed to either commence the business or exercises borrowing power. So this section is not only about commencement but it is also about borrowing. नाम में भले ही लिखा है commencement, बट जब आप सेक्शन को पढ़ते हो, ध्यान से पढ़ो आप सेक्शन को, एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता. सो एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड विच इज हैविंग शेयर कैपिटल shall not commence business, shall not commence business, or shall not exercise any borrowing powers unless एक उसने डिक्लेरेशन फाइल किया है 180 डेज के अंदर ROC के पास, बराबर ना. और ये डिक्लेरेशन क्या कहता है? ये INC 20A है. देखो ना, सुनो ना मेरी बात, ये दिख रहा है, ये INC 20A 180 डेज में आपको ROC के पास सबमिट करना होता है. ये डिक्लेरेशन कहता क्या है? जो हमारे मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के सब्सक्राइबर्स थे ना, सब्सक्राइबर्स, ओके, जो आज कंपनी के मेंबर्स बन गए, द फर्स्ट सब्सक्राइबर्स बिकम द कंपनीज फर्स्ट मेंबर्स, उन्होंने जितना मेमोरेंडम में अग्री किया था कि हम कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद इतने शेयर्स खरीदेंगे, उतने शेयर्स उन्होंने ले लिए हैं और उतना पैसा कंपनी को मिल चुका है.
ओके इसीलिए दिस सेक्शन इज ओनली एप्लीकेबल टू कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, क्योंकि शेयर्स तो वही सब्सक्राइबर्स लेंगे जो कंपनी के एक्चुअली शेयर्स है। अरे हाँ या ना? तो आप ये डिक्लेरेशन में ये लिखते हो कि हर सब्सक्राइबर जो है, जो मेमोरेंडम का है, उसने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया है और वो पैसा जितना अग्री हुआ है वो कंपनी को उसने दे दिया है। और उसके साथ साथ आप INC 22 भी दे रहे हो, INC 22, जहां पे आप रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन कर रहे हो। दोनों भी फॉर्म्स आप फाइल कर रहे हो ROC के पास ही, देखो ना, दिख रहा है आपको? जिसके बाद ही आपको अलाउ किया जाता है बिजनेस कमेंस करने के लिए या बोरोइंग पावर्स एक्सरसाइज करने के लिए। लिख लेते हो क्या? ये शॉर्ट में मैंने सब कुछ लिख दिया है यहां पे आप ऐड भी कर सकते हो। INC 20A 180 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, ये फॉर्म किस बारे में बात करता है? कि सब्सक्राइबर्स हैव पेड फॉर द शेयर्स। हाँ, जितना कॉल किया है उतना। नहीं, टेक्निकली आप कर सकते हो बट प्रैक्टिकली नोबडी डज दैट। आजकल तो इशू प्रीमियम पे ही होता है और पूरा अमाउंट आप इशू के वक्त ही ले लेते हो। डन। आज तोड़ने वाली हूं मैं, आईपैड, मोबाइल, नहीं तो लैपटॉप, उसमें से कुछ। Virtual kids, if you're done with the writing part, please let me know. झालं? अच्छा, अमावस्या आहे का? क्लोज कर रही हूं मैं टैब। हाँ, आ जाओ क्वेश्चन बैंक पे। कम ऑन गाइस, कम ऑन, वक्त की बहुत कमी है हमारी जिंदगी में। आज सबसे पहला जो होमवर्क मैं आपको देने वाली हूं, इट्स गोइंग टू बी अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, क्योंकि मैं चाहती हूं आप घर पे जाके रीड करो, लर्न करके आप लिखो। जनवरी 2021 के अटेम्प्ट में भी इसके ऊपर सवाल आया था और दैट इज रिलेटिंग टू द टॉपिक दैट वी डिड टुडे, इज द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। So what is the role of doctrine of indoor management and how is it opposed to that of the doctrine of constructive notice? So basically doctrine of indoor management के जो exceptions है ना, is nothing but it is constructive notice, knowledge of irregularity, negligence and forgery। तो आपको सब कुछ कवर करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क। याद है आपको? हाँ, क्या है ये डॉक्ट्रीन, उसका इफेक्ट क्या है और उसके एक्सेप्शंस क्या है, सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट होमवर्क इज दिस, क्वेश्चन नंबर 1। वन पर्सन कंपनी, नवंबर 2020, देख रहे हो क्या आप लोग?
कर लेती हूँ ये एक ओपीसी का और एक होमवर्क के लिए देती हूँ, ठीक है। सो मिस्टर राजा along with his family members is running successfully a trading business. He's capable of developing his ideas and participating in the marketplace. To achieve this, Mr. Raja formed a single person economic entity in the form of a one-person company with his brother Mr. King as its nominee. ये 4-5 सेंटेंस इतना बढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी, पूरा तामझाम किया है आपको डराने के लिए कि इतना बड़ा क्वेश्चन. Straight away the question could have started with Mr. Raja incorporated a one-person company, Mr. King, his brother being the nominee. But देखो, राजा उसके फैमिली मेंबर्स के साथ मस्त बिजनेस चला रहा है, ये आइडियाज का केपेबल है, ये मार्केट प्लेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, सब कुछ है, सिर्फ आपको डराने के लिए. ओके. On 4th May 2020, Mr. King withdrew his consent as a nominee of the one-person company. Can he do so under the provisions of the Companies Act? Can a person withdraw his consent from being a nominee? Yes. कोई जोर जबरदस्ती नहीं है. And then examine in the following individuals, will they be eligible to be nominated as a nominee? अब भाई ने तो नॉमिनी के पोजीशन से कंसेंट विड्रॉ कर लिया है, तो आपको किसी और को अपॉइंट करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 3 क्वेश्चंस दिए. बट देखो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस जब इंस्टीट्यूट पूछता है ना, आई शुड टेल यू, बच्चा क्या करता है, एक्साइटमेंट में फिर ये 3 आंसर्स का जवाब दे देता है. बट इन दिस क्वेश्चन देयर इज दिस वन हिडन क्वेश्चन ऑल्सो जो स्टार्टिंग का ही होगा कि क्या कोई नॉमिनी अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है. तो सबसे पहले तो आप ये कहिए, हाँ मिस्टर किंग अगर चाहे अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है. बट अगर किसी ने अपना कंसेंट विड्रॉ किया है, आपको किसी और को अपॉइंट करना पड़ता है इन हिज पोजीशन टू बी द नॉमिनी ऑफ द ओपीसी. एंड नाउ लेट्स कंसिडर द फॉलोइंग 3 इंडिविजुअल केसेस. फिर आप 1 उसका जवाब दोगे, 2 उसका जवाब दोगे, 3 उसका जवाब दोगे, जवाब विद द एक्सप्लेनेशन, उधर के उधर. बता, मिस्टर श्याम सन ऑफ राजा जो 15 साल का है, वाई नो माइनर है, एलिजिबल होने के लिए यू शुड बी अ मेजर. तो आप कहोगे श्याम कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ नॉमिनी एज ही इज ओनली 15 years ऑफ एज, यू शुड बी अ मेजर. मिस देवकी, an Indian citizen, sister of Raja, stays in Dubai and India. She stayed in India during the period from 2nd Jan 2019 to 16th August 2019, and thereafter she left for Dubai and stayed in Dubai only. क्या नेचुरल पर्सन है देवकी? क्या इंडियन सिटीजन है? रेसिडेंशियल स्टेटस से फर्क नहीं पड़ता. प्रियंका चोपड़ा को याद कीजिए, है ना. तो अगर प्रियंका चोपड़ा नॉमिनी बन सकती तो देवकी तो बन ही सकती है, ठीक है. एंड मिस्टर अशोक, एन इंडियन सिटीजन रिसाइडिंग इन इंडिया, ही इज प्रेजेंटली अ मेंबर ऑफ वन ओपीसी. कैन ही बी अपॉइंटेड एज अ नॉमिनी? यस, क्योंकि एक समय पे आप एक जगह के सोल मेंबर और दूसरे जगह के नॉमिनी बन सकते हो. वो पापा चार्ट में भी लिखा था मैंने, जो आपने कॉपी किया है. तो अशोक के लिए भी पॉसिबल है. तो ही शुड कंसिडर एनीवन बिटवीन देवकी एंड अशोक. बराबर, वेरी गुड. ये डिस्कस किया है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है. एक सेक्शन 19 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कल कोशिश करेंगे. ये आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे. यादव डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसी है? has registered its articles along with the memorandum at the time of registration matlab incorporation, okay, of the company in December 2014. Now the directors are of the view that the provisions of the articles relating to the forfeiture should not be changed except by a resolution of 90% majority. मतलब क्या ये SR से stricter है? SR में 75% चाहिए, ये बोल रहे 90% चाहिए. अच्छा ठीक है, ये सेक्शन 14 का भी कॉम्बिनेशन है, बट एक्चुअली सेक्शन 5 का ही इसका आंसर है.
while as per section 14 of the Companies Act, articles can be changed by passing a special resolution only. तो एक्चुअली सेक्शन 14 आप कल देखने वाले हो, अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स. आर्टिकल्स को आप अल्टर कर सकते हो, आर्टिकल्स को अल्टर कर सकते हो बाय पासिंग एन एसआर. बट आपको पता है दिस इज नॉट अबाउट एसआर, दिस इज अबाउट एंट्रेंचमेंट, जहां पे आप आपके आर्टिकल्स को और स्ट्रिक्टर कर रहे हो एज कंपेयर टू द कंपनीज एक्ट. गोल्ड मेडल देना चाहिए इस एग्जामिनर को बच्चों को गुमराह करने के लिए. सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है एग्जामिनर ने, मतलब टू गुड. उसने कैसे कंफ्यूज किया आपको, आप समझो. हमने एंट्रेंचमेंट का क्लॉज देखा था, आज देखा था आप लोगों ने. एंट्रेंच किसको कर रहे हैं हम लोग? आर्टिकल्स को. अरे बोलो ना, एंट्रेंच अगर आर्टिकल्स को कर रहे हो. आप स्क्रीन पे देखो. पहली बात तो क्या ये न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है या क्या ये एग्जिस्टिंग कंपनी है? एग्जिस्टिंग कंपनी. और क्या ये प्राइवेट है या पब्लिक है? तो अगर एग्जिस्टिंग प्राइवेट कंपनी आर्टिकल्स को एंट्रेंच करना चाहती है, उसको किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स. दिस शुड बी योर आंसर. बराबर. बट इंस्टीट्यूट ने जानबूझ के ये बोला आर्टिकल्स चेंज कर रहे हो ना, आर्टिकल्स का अल्टरेशन का सेक्शन नंबर 14 अट्रैक्ट हो जाएगा. और सेक्शन 14 कहता है आर्टिकल्स को अल्टर करना है तो एसआर पास करो. बट दिस इज नॉट अबाउट अल्टरेशन, दिस इज अबाउट एंट्रेंचमेंट. और सेक्शन 5 कहता है एग्जिस्टिंग कंपनी अगर प्राइवेट है जो एंट्रेंच करना चाहती है अपने आर्टिकल्स, इट विल रिक्वायर द कंसेंट फ्रॉम ऑल द मेंबर्स. आई होप आई एम करेक्ट इन द आंसर. तो देखो यहां पे यादव डेयरी प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी और वो क्या करना चाहती है? इट वांट्स टू मेक एंट्रेंचमेंट ऑफ द आर्टिकल्स. बट हियर इफ इट वांट्स टू एंट्रेंच, इट विल हैव टू पास अ रेजोल्यूशन which will take the permission of all its members. बराबर ना. यहां पर सेक्शन 14 अट्रैक्ट नहीं होगा, यहां पर अट्रैक्ट होगा सेक्शन नंबर 5, जहां पे आप आर्टिकल्स को अल्टर कर रहे हो. अग्रीड. अल्टर इस तरीके से कर रहे हो दैट यू आर मेकिंग इट मोर रिस्ट्रिक्टिव एज कंपेयर टू अ स्पेशल रेजोल्यूशन. तो यहां पे 14 अट्रैक्ट नहीं होगा, यहां पे क्या अट्रैक्ट होगा? 5, सेक्शन नंबर 5. और आपका और एक होमवर्क जो है दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 7 विच इज रिलेटिंग टू सेक्शन नंबर 7 कि आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन सबमिट की है. इसके बारे में हमने चर्चा भी की थी, इसने डाउट पूछा था. इनकॉर्पोरेशन करते वक्त बता, इनकॉर्पोरेशन करते वक्त फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है तो क्या क्या ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है? वाइंडिंग अप और स्ट्राइक ऑफ एकदम एंड में है. मैनेजमेंट चेंज करोगे, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स अनलिमिटेड करोगे, हाँ स्ट्राइक ऑफ करोगे या तो फिर वाइंडिंग अप. सो दिस इज ऑल्सो अनदर थ्योरी क्वेश्चन, नवंबर 19 में पूछा था. तो आप इसको रीड करोगे और लर्न करके एग्जामिनेशन में लिखोगे. और एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एंड देन आई विल कॉल इट एन ऑफ. इज इट ओके विथ यू ऑल? ठीक है ना. Mr. Bindra is holding 950 equity shares of BioSafe Herbals, a Section 8 company. So now the question is relating to Section 8, I feel. BioSafe Herbals is planning to declare dividend in the AGM for the financial year ended 31st March 2020. Examine क्या ये company कर सकती है? Why no? Come on, tell me. Section 8 companies are prohibited from paying dividend to their members. तो ये कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है ना. और एक सेक्शन 8 क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइम है तो कर लेते हैं. वन ऑफ द मैटर्स कंटेन्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ धीमान फाउंडेशन. आप लोग आपकी क्वेश्चन बैंक हर रोज लाते हो ना, गेट इट एवरी डे. हाँ, हम लोग कुछ कंटेंट जो पढ़ाया है उसके क्वेश्चंस करेंगे और कुछ होमवर्क भी दोगी, 2-2 क्वेश्चंस हर रोज, तो ही बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी. और हर संडे टू संडे आप लोगों को कवर करना है फॉरेन कंपनीज,
फेमा एंड एलएलपी, पीडीएफ मिला है आपको उसका? मिला ना बेटा, मैंने कल जो लेक्चर्स दिए आपको उसकी लिंक में डाला है ना डिस्क्रिप्शन में। ऐसे क्यों कर रहे हो आप? मैं वापस से अलग से भी शेयर करूं क्या? आपको उधर जाके डिस्क्रिप्शन में जाना है और आपको डाउनलोड करना है। आप अगर प्रिंट करना चाहते हो तो आप प्रिंट कर लो। ऐसे ये जो लिंक है ना, जैसे कि ये लेक्चर 1 पे मैंने क्लिक किया, लेक्चर 1 का ऐसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आता है। देखो इधर आपको मिल जाएगा, ठीक है? मैं फिर भी भेज देती हूँ। हाँ, क्वेश्चन 9। one of the matters contained in the articles of Dhiman Foundation Incorporated as a limited company under Section 8 of the Companies Act. One of the matters contained in the articles का matter alter किया था। अच्छा, ठीक है, by passing a special resolution in the general meeting, and the intimation was given to the ROC. However, such alteration was opposed by Dhwaj and Company, a partnership firm which is its member, that the alteration was not valid. Okay. Advice as per the provisions of the Companies Act whether the contention of Dhwaj was valid and whether it can be a member in a company. देखो सेक्शन 8 कंपनीज में पार्टनरशिप फर्म्स मेंबर बन सकते हैं, बट ये जो क्वेश्चन है ना आपका अभी नहीं हुआ है क्योंकि अल्ट्रेशन की हमने बातें नहीं की, तो आई थिंक क्वेश्चन 9 को हमें पेंडिंग रखना पड़ेगा। कट कट कट, पहले मेरे को देखना पड़ेगा ये हुआ है कि नहीं हुआ है। हुआ है, अल्ट्रेशन नहीं हुआ है ना मेमोरेंडम और आर्टिकल का। मैंने इसने पूछा था सवाल तो मैंने बोला था मेमोरेंडम और आर्टिकल सेक्शन 8 कंपनीज का अगर अल्टर किया जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब अप्रूवल लगता है। हाँ बट मतलब ऑफिशियली तो मैंने नहीं पढ़ाया है, इसने डाउट पूछा था तो मैंने समझाया था, इसलिए फिर जस्ट कीप इट ऑन अ होल्ड ना। अल्फा स्कूल स्टार्टेड imparting education on 1/4/2010 with the sole objective of providing education to the weaker society free of cost or at a very nominal fees. So is this a section 8 company? However, on 30th March, it came to the knowledge of the central government that the said school was operating by violating the object clause of section 8. मतलब कंपनी बनाई तो थी फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू वीकर सोसाइटी, बट क्या कंपनी वो प्रोविजंस को कॉन्ट्रवीन कर रही है? तो अब पूछा गया है इस बाबत में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सारे एक्शंस ले सकती है। आपका दिया गया लाइसेंस क्या रिवोक किया जा सकता है? अगर लाइसेंस रिवोक किया जाता है उसके साथ साथ के सारे प्रिविलेजेस भी रिवोक हो जाते हैं। अब आपको नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड लिखना पड़ेगा, नोटिस भी 21 डेज की होगी, कमिटीज भी बनानी पड़ेगी एंड वगैरह वगैरह। अमेलगमेशन का ऑर्डर भी पास किया जा सकता है, या तो एक्सट्रीम केस में हम वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी पास कर सकते हैं। वाइंडिंग अप के वक्त भी सरप्लस एसेट्स मेंबर्स को नहीं दिए जाएंगे, विल बी डोनेटेड टू अनदर सेक्शन 8 कंपनी। बट जो भी डिसीजन लिया है उसके पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। ओके, तो आज के लिए 2 क्वेश्चंस हमने होमवर्क के लिए दिए 1 और 7, और बाकी कुछ 4-5 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, बाकी सारी बातें कल। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय बाय। बाय बाय वर्चुअल स्टूडेंट्स।